हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू अगेन। और लास्ट वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए हम यूपीएससी की द अनहर्ड सर्विसेज पार्ट 2 को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो सेशन के अंदर हम इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के बारे में जानेंगे एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द सच ऑफ द फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स और जितने भी आपके सामने हर्डल्स आएंगे लाइफ में, कैसी प्रॉब्लम आएगी या कैसी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यू विल गेट ऑल ऑफ थ्रू। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में रियल में आप ये कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि इस तरह की सर्विसेज यूपीएससी ऑफर भी करती है। नहीं, अगर पेंशन होती तो आज के समय में आई विल प्रिफर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज एट सेकंड प्रेफरेंस। रीजन वाई आपको जल्दी ही वीडियो के अंदर ये चीज़ पता चलेगी, राइट। बट बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले हम थोड़ी सी काम कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स को नमस्कार करते हैं। थैंक यू सर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए भी कोई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, दुनिया का खात्मा तो हो नहीं रहा, आराम से लगे रहिए। और नॉलेज इज़ पावर, वी आर डूइंग दिस थिंग ओनली फॉर द नॉलेज, ताकि कैंडिडेट्स को पता चले वो डैफ में उल्टी सीधी चीज़ें ना भर दे और बाद में ना पछताएं। क्योंकि आज के समय में व्यूज़ खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट पुट अ वीडियो ओवर दी पाकिस्तान के ऊपर और 2 गालियां दे दीजिए और मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। बट मार्टिन लूथर किंग ने सही कहा था कि वी हैव अ मिसगाइडेड मैन एंड गाइडेड मिसाइल्स। तो चलिए इस बात को यहीं पे छोड़ते हुए हम अपने इस सर्विस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियन डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दीज आर दी लोगो, ये इनके लोगो हैं और यहाँ पे इनके ऑफिसर्स हैं। सो लेट्स मूव इट फर्दर कि वाई इसे थर्ड प्रेफरेंस क्यों दिया जाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि हमें इसे थर्ड प्रेफरेंस चूज़ करें। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग यहाँ पे होगी NIDEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली के अंदर। और थर्ड प्रेफरेंस इसको भरना चाहिए आज के समय में क्योंकि पेंशन नहीं है। तो IAS IPS के बाद आई थिंक IDES को थर्ड प्रेफरेंस भरा जाना चाहिए। वो अब आपके ऊपर है कि आपको ये कैसी सर्विस लगती है, दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट नाउ। ये इसका इनसाइड व्यू है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ये तो सारी चीज़ें आपके नेट पे सर्च मारोगे मिल ही जाएंगी कि इनसाइड व्यू कैसा होता है। बट वाई इट शुड बी अबव IRS। IRS से ऊपर क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें आपको IS ऑफिसर की फील आएगी 101%, रेवेन्यू सर्विस की फील आएगी पूरा का पूरा, IPS की भी फील आएगी और एक MLA। ये कोई भी सर्विस इस चीज़ को नहीं दे सकती, बट दिस सर्विस ऑफर्स यू एक MLA तक की पावर ये आपके हाथ में देती है। तो कैसे? वी आर गोइंग टू टेक ओवर इट, राइट। हम इसे देखेंगे। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की जानते हैं। हायरार्की के अंदर कैसे है? सबसे नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, रैंक 5, इसकी पे स्केल है 5400 जहां से ज्वाइनिंग होगी। एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग अगर आप डायरेक्टरेट के अंदर पोस्ट होते हैं तो आपका नाम के आगे डेजिग्नेशन क्या लगेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। और अगर डायरेक्टरेट के अंदर पोस्ट होंगे तो क्या लगेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब सपोज आप सोच के देखिए, आप कहीं पार्टी टाइम के अंदर बैठे हैं, पार्टी टाइम होगा डेफिनेटली। IAS जहाँ पे 24/7 की जॉब होती है, इट्स नॉट अ 24/7। आराम से टाइम, आराम करने का खूब टाइम मिलता है। सपोज देर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन एंड यू आर सिटिंग एट देयर, और वहीं पे कोई ऐसे मतलब हीरोगिरी मारते हुए घूमते हैं कि आजकल हाँ ये मैं एक्साइज में हूँ, मैं कस्टम्स में हूँ, ये फलाना ढिमकाना। एंड इफ़ समबडी कॉल्स यू, या फिर कोई पुलिस वाला, SHO, इंस्पेक्टर या कोई भी, वो आके पूछते हैं भाई आप क्या करते हो? कुछ नहीं सर, हम तो ऐसे ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्या क्या रैंक क्या थी? ADG। अब रियल में देखिए, ADG के साथ छेड़खानी है। रियल में पुलिस में ADG होता है सेकंड लास्ट, मतलब सबसे हेड होता है DGP, और उससे जो इक्विवेलेंट ही पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ADG की। एंड यू विल से हिम या हर कि मैं ADG हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, देन यू विल शो देयर फेसेस, मतलब दे विल बी ब्लैंक कि ये ADG कैसे, हाउ इज इट्स पॉसिबल, राइट। और जब आपकी गाड़ी टोल नाके से गुजरेगी, देन अगर कोई पूछेगा सर प्लीज शो मी योर ID कार्ड, देन यू विल शो द असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। इट वुड बी अ ह्यूज ह्यूज पोस्ट, राइट। कहीं सिफारिश करना हो तो 2 मिनट के अंदर काम बन जाता है। तो ये तो आपका ज्वाइनिंग के टाइम है। फिर आपका ADG ही रहेगा, यहाँ पे रहेंगे तो डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर। और नाम के साथ देखिए किस तरह से इन्होंने, असिस्टेंट डायरेक्टर तो कंटिन्यू ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, और फिर एडिशनल डायरेक्टर, एंड में डायरेक्टर। लेकिन रियल में ये चीज़ ऐसे देखने को लगती है बाहर से प्राइमा फेशिया कि ADG मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू द DG, जैसे पुलिस में होता है, राइट। सो ये इनकी सभी की राम कहानी थी और ये सारे टाइम बाउंड प्रमोशन है। जैसे 2 साल के अंदर आपकी जब ट्रेनिंग होगी उस दौरान आप ADG, देन आप यू विल बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, मतलब सीनियर टाइम स्केल के अंदर प्रमोट हो जाएंगे।
फिर यहाँ से 4 साल के अंदर, 9 साल के अंदर, फिर यहाँ से 5 साल के अंदर, इट वुड बी अ टाइम बाउंड प्रमोशन और कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे आपके सामने। सो प्रमोशनल एस्पेक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जॉइंट डायरेक्टर से आगे थोड़ा सा स्लो प्रमोशन होता है। सो प्रमोशन का सिर्फ इतना ही एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं प्रमोशनल हायरार्की से। एडीजी का नाम आपने देख लिया क्या है, ये तो है नाम। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाम बहुत खतरनाक है, एडीजी। और जब आप मिनिस्ट्री बोलेंगे, सर फ्रॉम वेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहीं पे मतलब आग लग जाएगी, तूफान उठ जाएगा, जो कुछ होना होगा वहीं हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई ऐसी वैसी नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गई, ठीक है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होल्ड्स द पावर और ये सभी को पता है। तो ऑल ओवर इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रीच। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? देखिए, आपने जमींदार वगैरह की पुरानी फिल्में तो देखी होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की एकमात्र ऐसी इकलौती जो है मिनिस्ट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है। मोस्ट ऑफ द लैंड इन्हीं के पास है। तो अगर सभी मिनिस्ट्रीज को बिठाएं और उनमें पूछे भाई सबसे बड़ा जमींदार कौन, तो डिफेंस मिनिस्ट्री खड़े होकर बोलेगी जी मैं। तो आप इस सबसे बड़े जमींदार के एस्टेट को मैनेज करेंगे, राइट। यू विल मैनेज द जमींदारी, मतलब आप समझ के देखिए कि लैंड के जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है उसको ओन कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम आपका नाम एडीजी है, इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। ठाकुर साहब, वो पुरानी फिल्मों की तरह ठाकुर साहब की तरह आप बन जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पे खत्म होती चीजें। अगर आपको कैंट के अंदर पोजीशन मिलती है, ठीक है, कैंटोनमेंट के अंदर अगर आपको पोजीशन मिलती है, तो आप कैंटोनमेंट में क्या कहलाए जाएंगे? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर डिफेंस एस्टेट ऑफिसर। अगर आपका नाम पड़ गया सीईओ, यू कैन राइट सीईओ, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आप ये नाम किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बोलेंगे, कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, या इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़िए, प्राइवेट में काम करने वाले आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपसे 4-4, 5-5 साल पहले लग गए होंगे, आपने 2-2, 3-3, 4-4 साल लगाए होंगे सिविल्स की प्रिपरेशन में, एंड दे विल से कि भाई क्या हुआ तेरा, आईएएस तो नहीं बना तू? तो फिर आप बोलोगे भाई कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही यार बस सीईओ हूं। देन सीईओ, खत्म चीज, राइट। वो कहेंगे कि भाई हम सीईओ बन नहीं सकते, तुम बन गए, बहुत बढ़िया बात है, राइट। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की थी। अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है, व्हीकल मिलता है डे 1 से, ठीक है। इसके अंदर कोई नहीं है, आईआरएस तक को व्हीकल नहीं मिलता। रीजन, आईआरएस में कुछ पोजीशन के बाद व्हीकल मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने व्हीकल पॉलिसी स्क्रैप कर रखी है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो व्हीकल रखती है अपने लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए। सो यू बिकम एन ऑफिसर, तो आपके लिए डे 1 से व्हीकल की अरेंजमेंट होगी, चाहे कुछ भी हो, राइट। रेजिडेंस डे 1 से होगा। एकर्स एंड एकर्स ऑफ एरिया के अंदर जो है इनके बंगलोज फैले हुए होते हैं। ये सोच के देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जो है डिफेंस स्टेट ऑफिसर्स आपके कॉलोनियल टाइम से हैं, तो वो अपने ऑफिसर्स के लिए बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज रखेंगे, और वही फैसिलिटीज सीधा हैंड ओवर कर दी गई इंडियन डिफेंस स्टेट ऑफिसर्स के लिए। तो रेजिडेंस के लिए नो इश्यूज, कहीं पे आचार्य वाचार्य कुछ नहीं, एकदम से टिप टॉप, कई बंगलों के बंगलों मिलते हैं, राइट। जैसे, और फिर उसके अलावा जैसे पूरा कैंटोनमेंट का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उस कैंटोनमेंट के एरिया में गेस्ट हाउस भी होते हैं, और उन गेस्ट हाउस की जिम्मेदारी सारी सीईओ के ऊपर होती है, राइट। और जैसे ये कैंट हाउस है, ये शायद दार्जिलिंग का है, राइट। और ये वृंदावन गेस्ट हाउस है। इस तरह के गेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के, इन सभी का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप डिसाइड करेंगे हु विल एंटर इनटू इट, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स और कोई आ रहा है कहीं पे घूमने के लिए, या आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, देन यू कैन डायरेक्टली रीच टू दीज गेस्ट हाउसेज, और बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं बाहर से, ऐसे अंदर से ऐसे हैं ये, मतलब 7 स्टार होटल वाली फील देते हैं आपको ये। तो आप सरकारी खर्चे के ऊपर नॉमिनल फी में ये यू कैन, मतलब आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब अगर काम की बात करें, तो काम कैसे होगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए, जैसे स्कूल है, स्कूल के भी हेड आप ही होते हैं। कंटोनमेंट के अंदर स्कूल होता है, स्कूल के भी हेड ऑटोमेटिकली, इनका जो प्रिंसिपल वगैरह उन सबके हेड आप है, ठीक है। उसी तरह हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी अभी कोविड के अंदर सभी सिफारिश के लिए लोग तड़प रहे थे। इफ यू बिकम एन IAS ऑफिसर, देन आपको 101% श्योरिटी है कि आप डॉक्टर्स के अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर पाएंगे, आप डॉक्टर्स को अवेलेबल करवा पाएंगे, आप बेड्स इंक्रीज कर पाएंगे, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन द कैंटोनमेंट एरिया, राइट। तो हॉस्पिटल के ऊपर भी कमांड होती है इनकी। उसके अलावा ये मीटिंग्स होती हैं। अब ये चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब है, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब, एंड यू आर स्टैंडिंग एट हेयर, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर, राइट। साथ में अब आप ये देखिए, ब्रिगेडियर की सर्विस कम से कम 20-22 साल की होती है जब जाके कोई पर्सन ब्रिगेडियर बनता है। लेकिन एज एन इंडियन डिफेंस स्टेट ऑफिसर, आप जस्ट आपने एग्जाम पास किया, 2 साल की ट्रेनिंग की, और उसमें से 1 साल तो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, देन यू आर सिटिंग एट हेयर।
मतलब उस इंसान के साथ जिसने लेजेंडरी काम किए हैं 23 साल के अंदर, एंड यू आर सिटिंग बिसाइड हिम। और ये बहुत जबरदस्त चीज है। और अगर आपके जो है ब्रिगेडियर साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, इफ यू हैव अ गुड रिलेशन विद हिम और हर, देन तो फिर तो आप भगवान हो गए, आप उस पूरे के पूरे जोन के, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एमएलए की फील, है ना। हमने शुरू में बात की थी एमएलए की फील कैसे आती है, ठीक है। एमएलए की फील भाई ऐसे आती है। कंटोनमेंट बोर्ड जो होता है उसके अंदर दो तरह से लोग होते हैं। एक तरफ से तो आते हैं चुने हुए लोग जिनको लोग चुनते हैं, राइट। और दूसरी तरफ से आते हैं गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग। इन दोनों को मिल के जो कमेटी बनती है वो रन करती है इसको, पूरे कंटोनमेंट एरिया को। और उसका सेक्रेटरी होते हैं आप, और प्रेसिडेंट होते हैं ब्रिगेडियर, ठीक है। कोई भी चुना हुआ इंसान नहीं होता, सेक्रेटरी आप। तो इसका मतलब देखिए कि यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, मतलब चुने हुए लोग एमएलए होते हैं ना, राइट। और आप भी यहाँ पे चुने हुए लोग ही जा रहे हो, तो मीन मतलब यू आर द परमानेंट नॉमिनेटेड। अब चुनने को तो डिफेंस मिनिस्ट्री चुन रही है, लेकिन आपको जैसे ही पोस्ट मिलेगी देन यू विल बिकम द नॉमिनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली। इसके लिए कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एमएलए की फील भी मिलेगी, राइट। अब एमएलए की फील के अलावा और क्या क्या मिलेगा आपको? रोड का काम, मतलब रोड का कोई भी काम हो आप कर सकते हैं। टैक्सेशन रिलेटेड, आईआरएस हम जानते हैं, आईएएस यही तो काम करता है। जितने भी काम होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये वो फलाना, कुछ भी बनाना हो, नई फैसिलिटीज डेवलप करनी हो, देन आईएएस कम्स हियर। और वही चीज आपके ऊपर भी है, तो यू आर बिकम अ मिनी आईएएस। और टैक्सेशन आपको आईआरएस की फील भी मिल रही है, राइट। द आईआरएस फील। और क्या चाहिए आपको उसके अलावा? आप कैंट के माई बाप हो जाएंगे। कैंट के माई बाप कैसे बनेंगे आप? अथॉरिटी टू एंटर, आप फाइनल अथॉरिटी हैं एंट्री देने के लिए। अगर आपने बोला कि नहीं यहां से नहीं आएगा कोई भी, तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्योंकि भाई जो कंटोनमेंट एरिया होता है, कैंट का जो एरिया होता है, कैंट के एरिया के अंदर नॉर्मल स्टेट के रूल्स नहीं लगते हैं। कैंट के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के रूल्स लगते हैं, राइट। तो कैंट के अंदर आप सुप्रीम अथॉरिटी हैं। और उसका ये बेनिफिट यहाँ पे आपको आके मिलता है कि आपकी अनुमति के बगैर ना आईएएस, ना आईपीएस, ना ही स्टेट का कोई मिनिस्टर आपके काम में इंटरफेयर कर पाएगा, ना ही आ पाएगा, ना ही आपको रोक पाएगा। यू आर द किंग ऑफ द विला, राइट। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी, क्योंकि ये मिलिट्री कैंट है तो यहाँ पे डिसिप्लिन्ड लोग रहते हैं। और डिसिप्लिन्ड लोगों का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो इजीली बातों को समझ जाते हैं। आपको मतलब कई बार चिल्लाना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आप किसी सिविलियन डिपार्टमेंट के अंदर, सपोज इवन इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, और आपके जो पीसीएस हैं उनके साथ उनके जो संबंध हैं पीसीएस के, उनके अच्छे रिलेशन हैं किसी मिनिस्टर के साथ, तो ही माइट नॉट फॉलो योर ऑर्डर्स। बट यहाँ पे डिफेंस स्टेट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैडर की सर्विस है। ऑर्गेनाइज्ड कैडर मीन्स यहाँ पे आपके ना तो आईएएस आपके बीच में एंट्री ले सकते, ना आईपीएस ले सकते, ना ही कोई पीसीएस प्रमोट होके यहाँ पे आ सकता, ना ही सीजीएल के कैंडिडेट आ सकते। मतलब यू आर द किंग। आप फाइनली मतलब ऐसे ठप्पा लगा दिया कि भाई आपको जो करना है आप वो करो, आप माई बाप हो यहाँ के, ठीक है। पर आपको माई बाप बनना नहीं है, यू आर देयर टू सर्व, आपको सर्विस करनी है। तो इसीलिए ये सर्विस आपको किस लिए करनी है? एक छोटा सा एरिया आपको मैनेज करना है, मिलिट्री है, मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, और आपको उसी सेंसिटिविटी के साथ इस एरिया को गवर्न करना है। डोंट गवर्न इट लाइक अ किंग, गवर्न द एरिया लाइक अ रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट, राइट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं, तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने की जिम्मेदारी है वो इन्हीं के पास होती है। इनके साथ मिलिट्री पुलिस जाती है। जो एंट्री है, एंट्री एग्जिट पॉइंट है आपके कंटोनमेंट के, या आपके साथ कहीं पे जाके किसी एरिया को खाली करवाना है, देन मिलिट्री पुलिस वेंट विद यू। और मिलिट्री पुलिस का आपको अगर बता दो तो मिलिट्री पुलिस का सिस्टम ऐसा होता है कि वो आपके सिविलियन पुलिस से बहुत हैवी लगती है। मतलब 6 फीट की तो शायद 6.5 फीट की तो उनके मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे पूरा काफिला चला हुआ है, सिस्टम है ये, ठीक है। ये यही सरकार है जो भी कुछ है। तो द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके सामने अवेलेबल प्रोवाइड करवाई जाएंगी मिलिट्री पुलिस के साथ साथ। नेक्स्ट इज आपकी अटैचमेंट्स होंगी, और ये सबसे बढ़िया चीज है। आपकी अटैचमेंट किस किस के साथ रहेगी? आप इंडियन आर्मी को सर्व करोगे जैसा देखा जा रहा है, इंडियन नेवी को, ऐसा नहीं आपका जो कैंट है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के कैंट को ही सर्व करोगे, जो इंडियन एयरफोर्स है उसके भी आप जो उनको सर्व करोगे, इंडियन नेवी को भी आप सर्व करोगे। यू आर नॉट सिर्फ इंडियन आर्मी के डिफेंस स्टेट ऑफिसर नहीं, यू आर द डिफेंस स्टेट ऑफिसर, कंप्लीट डिफेंस फोर्सेज के, आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ भी हो, यू आर देयर, राइट। नेक्स्ट कुछ अदर फैसिलिटीज हैं, जैसे कि
कुछ एलीट क्लब्स, जैसे कि हर आपके जो सर्विस होती है वो कुछ ना कुछ अपने क्लब्स बना के रखती है। हॉर्स राइडिंग के क्लब्स हो गए, गोल्फ के क्लब हो गए, और दुनिया भर के जो भी क्लब्स हैं जिसके अंदर लेजर एक्टिविटीज होती हैं, देन यू कैन ज्वाइन देम एट द नॉमिनल फी। उन्हीं का पार्ट है आप, एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। और कंटेनमेंट का तो आप, कैंटीन का तो आपको पता ही होगा, कैंटीन के क्या क्या बेनिफिट है, दैट आई हैव टॉक टू यू अर्लियर। और लाइफ टाइम फैसिलिटीज अवेलेबल होती है इनके लिए, कुछ नहीं है। लिकर प्लस कार ये कैंटीन से आप मंगवा सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है आइटम्स। और मेडिकल फैसिलिटीज इन तीनों की ही, ठीक है। आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी यू कैन एंजॉय, नेवी की मेडिकल फैसिलिटी यू कैन एंजॉय, प्लस इंडियन एयरफोर्स इनकी फैसिलिटी, जिसका भी हॉस्पिटल पास में पड़ता हो, जिसके भी बेस्ट स्पेशलिस्ट हो, यू कैन रीच एट देयर, और आपको कोई मनाही नहीं की जाएगी, राइट, बिकॉज यू आर द ऑफिसर। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या, मोनोटोनस जॉब है सबसे पहली बात। मतलब कि आज भी आप एज ए सीईओ काम कर रहे हैं, मतलब आपको काम वही करना है पूरी लाइफ टाइम तक। आपको डिफेंस स्टेट मैनेज करना है तो डिफेंस स्टेट ही मैनेज करना है पूरी जिंदगी, आप उसको और कुछ भी नहीं करना। एक बार आप 4-5 साल के अंदर आप पूरा अच्छा से करने सीख जाएंगे, फिर आपके लिए लगेगा यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, कुछ डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों के लिए वही चीज बढ़िया है, उन्हें मोनोटोनस जॉब करना पसंद है, देन दिस इज द बेस्ट फॉर देम। स्लोअर प्रमोशन होते हैं आईआरएस से, लेकिन अभी जो इनका कैडर है उसका रिव्यू होगा। कैडर रिव्यू का मतलब कैडर जो है वो एक्सपैंड किया जाता है। जब कैडर एक्सपैंड होगा तो प्रमोशनल वैकेंसीज अच्छी होंगी और इनका प्रमोशन भी बहुत तेजी से हो पाएगा, राइट। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सभी के साथ रहते हुए इन्हें यूनिफॉर्म पहनने को नहीं मिलेगी। जैसे आईपीएस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, आईआरएस यूनिफॉर्म, कस्टम एंड एक्साइज वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस, अगर आर्मी पोस्टल सर्विस में जाता है तो यूनिफॉर्म मिलती है इनको, बट दे कैन नॉट वियर यूनिफॉर्म एट एनी ओकेजन। ये सिविलियन लाइफ जीते हैं, दे आर द सिविलियंस। दूसरी एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका हर 3 साल में ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन ट्रांसफर की भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कैंटोनमेंट टू कैंटोनमेंट ट्रांसफर होता है इनका, राइट। तो जहां से जाएंगे आगे इनके पास रेजिडेंस भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, हर कुछ आगे अवेलेबल मिलेगा, देन देयर वुड बी नो इश्यू, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी मिलिट्री अवेलेबल करवाती है, या जहां पे भी आप कैंट है वो अवेलेबल करवाएगा, सो देयर वुड बी नो एनी इश्यू। और इस ट्रांसफर का एक और बेनिफिट है। नुकसान क्या है, अगर आपको नुकसान देखे तो नुकसान तो ये है कि सपोज आप 1 साल कहीं पे रुके, आप फ्रेंड बनाने लगे थे और तीसरे साल के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो अब आपका कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। आपके फ्रेंड बनते जाएंगे, बिछड़ते जाएंगे, आपके जो बच्चे होंगे आगे उनके फ्रेंड बनेंगे और बिछड़ेंगे। लेकिन इसका ये बेनिफिट एक और है कि अगर किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो यू कांट बी, मतलब आपको अफोर्ड नहीं करनी उसके साथ दुश्मनी। आप 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा आपका, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, राइट। और ऑल इंडिया पोस्टिंग है। अब यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत होती है कि मुझे सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर ही रहना, बट देर इज ऑल इंडिया पोस्टिंग। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर एक प्री रिक्विजाइट कंडीशन होती है। वो प्री रिक्विजाइट कंडीशन ये होती है कि हर जो भी ऑफिसर हो या फिर कोई भी जेसीओज हों या सिविलियन सिपाहीज हों, मतलब मिलिट्री के जो नॉर्मल सिपाहीज हैं वो हों, उन सभी को एक वर्किंग लैंग्वेज के अंदर हिंदी आनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस को कहीं पे प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। और फिर आप ऐसे हो जाओगे कि जैसे आपके फ्रेंड सर्कल खड़े होंगे तो यूपी के आईएएस ऑफिसर होंगे, आप होंगे, तो यहाँ पे तेलंगाना के, तो कोई भी कुछ भी बोलेगा यू विल जंप देयर कि हाँ मुझे पता है वहाँ पे ये होता है, मुझे पता है वहाँ पे वे होता है, ठीक है। तो यू विल बिकम द हेड। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग का ऐसा भी काम है, बेनिफिट भी है और नेगेटिव भी है। अब जिसको ये डिसएडवांटेज नहीं लगते हो उसके लिए तो भाई ये सेकंड प्रेफरेंस भरना चाहिए उसको मेरे हिसाब से। लेकिन आईपीएस थोड़ी सी अच्छी प्रमोशनल एस्पेक्ट देता है, और अगर होम कैडर मिले तो उसका क्या कहने। तो इसलिए थर्ड प्रेफरेंस वुड बी द बेस्ट थिंग, राइट। अब ये सारी की सारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिचक के, और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे रिगार्डिंग दी ऑल ऑफ दिस सिविल सर्विसेज। थैंक यू।